नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 मुद्दों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, देश के धार्मिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और ये मसला इतना गंभीर है कि यदि ये खबर सही है तो फिर देश में क्या कुछ हो रहा है इसकी सिर्फ एक बानगी भर है, केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का आरोप लगाया है, इसकी गहराई यदि उतनी गंभीर है जितनी की कही जा रही है तो फिर ये मामला बहुत गंभीर बात है। फिर देश में सनातनी हिंदुओं के लिए अब अपनी आस्था और अपनी पवित्रता, अपनी शुचिता बचाए रखने का कोई साधन बच नहीं रह गया है, क्योंकि हर तरीके से हर तरफ ये देखने सुनने में आ रहा है कि कहीं थूका जा रहा है भोजन में, कहीं पर भोजन में, जूस में, इस तरह के खाद्य पदार्थों में पेशाब तक मिलाया जा रहा है। अब ये जो खबर है, ये यदि आप मुख्यमंत्री स्तर की बात देखें तो इतना अगंभीर मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता, और चंद्रबाबू नायडू जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है, जो लड्डू बनते हैं, उसमें जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया है। ये इतनी गंभीर बात है। तिरुपति बालाजी के नाम से जो तिरुमाला का जो मंदिर है, ये मंदिर भारत की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। दक्षिण में हमारे जो प्रमुख तीर्थ हैं उनमें तिरुमाला का ये जो मंदिर, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, ये बहुत विशिष्ट छाप रखता है और हमारी वेदांतिक फिलोसफी में विशिष्ट अद्वैत का ये गढ़ माना जाता है। हमारी जो वेदांत की जो ब्रांचेज हैं, जो हमारे सनातनी संप्रदाय हैं, उसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सनातनी परंपरा के ही हैं, सिख हैं, ये भी सनातनी परंपरा के संप्रदाय हैं। इधर आप आ जाएं तो वैष्णव से जो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में 4 मुख्य स्कूल हैं वेदांतिक फिलोसॉफी के। अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है और द्वैतादिद्वैत है। तो ये जो रामानुजाचार्य की जो ब्रांच है, जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और ये विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत का मतलब वेदांतिक विद्वान जानते हैं। वैसे ब्रीफली एक बात है कि अद्वैत ये कहता है नॉन ड्यूअलिटी है, मतलब द्वैत ये कहता है दो हैं, यानी भगवान और आप हैं। विशिष्ट अद्वैत ये है कि कभी भगवान और आप भी हैं, कभी भगवान अकेले भी। तो ये इस तरह की, हालांकि आज की चर्चा उस पर नहीं करनी है हमको, लेकिन ये विशिष्ट तीर्थस्थल है और विशिष्ट अद्वैत का ये प्रमुख स्थान है। विशिष्ट अद्वैत के भारत में, यानी श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय के बहुत केंद्र और भी हैं। आप गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चाहे ऊपर जम्मू कश्मीर में चले जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जितने भी प्रांत हैं, सब में श्री संप्रदाय यानी रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है, विशिष्ट अद्वैत, इसकी आपको पीठें मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे। लेकिन साउथ का जो ये मंदिर है, तिरुमला का जो मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र है। लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं और वहाँ की एक विशिष्ट प्रथा भी है कि अपने पापों से, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए लोग वहाँ बाल देकर आते हैं, सिर मुंडवा कर आते हैं। तो ये भी एक बड़ी आस्था का, वहाँ आप देखेंगे वहाँ कि किस तरह का मनोरम दृश्य है। ये जो खबर है ये इसलिए गंभीर है कि जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो धार्मिक रूप से क्रिश्चियन हैं। अब आप नाम से तो जगन मोहन रेड्डी है, लेकिन साउथ में ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं, जो नाम तो हिंदू रखते हैं लेकिन होते क्रिश्चियंस हैं, तो जगन मोहन रेड्डी उनमें एक प्रमुख चेहरा है। तो क्रिश्चियन होने के नाते भी ये बात गंभीर हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू का ये आरोप है, इसमें आग तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो धुआं छेड़ा है उसके पीछे आग तो कहीं है। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की हिंदू आस्थाओं में कोई लेना देना नहीं है, वो स्टालिन की तरह क्रिश्चियन ही है।
तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो परिवार है ये भी हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं को मारने वारने, उदयनिधि जो उनका बेटा है उसकी तो स्थिति आपने देखी है। तो ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन बहरहाल हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी क्रिश्चियन हैं और जन्म से क्रिश्चियन है, खुद ने कन्वर्ट नहीं किया है, पारिवारिक रूप से क्रिश्चियन है। तो अब ऐसे व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि मंदिर के प्रसादम, वहाँ प्रसाद को प्रसादम कहते हैं, संस्कृत से आता है, तो मंदिर के प्रसादम में और अन्नदान में, अन्नदान वहाँ की एक विशेष प्रथा है। साउथ के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको भोजन कराया जाता है। ये बाद में हमारे सिख संप्रदाय में भी हुआ, जिसको लंगर कहा जाता है। अभी आप इस्कॉन के टेम्पल्स में चले जाएं, वहां पर भी भोजन प्रसादी, जो भूखा है उसको भोजन कराया जाता है, उसको अन्नदान कहते हैं। अक्षय पात्र जो है वो इसी थीम पर बना हुआ है और ये वहीं से आती है, साउथ से, बेंगलुरु से ये आती है। अक्षय पात्र की जो मेन थीम है कि भोजन दिया जाए, अन्नदान। तो प्रसादम जो है वो तिरुपति बालाजी की एक विशिष्ट तरीके से बनाई जाने वाली एक उनकी शैली भी है, लेकिन उसमें देशी घी का इस्तेमाल होता है। अब जगनमोहन रेड्डी ने क्या कुछ किया है ये चंद्रबाबू नायडू अब परत दर परत खोल रहे हैं। तो यह आरोप बहुत जबरदस्त गंभीर है, हिंदू आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाने वाला है। यदि एक बात सच है तो इसके ऊपर भारत सरकार को तुरंत कमीशन बैठाना चाहिए और इस तरह की हरकतों में कौन कौन लोग लिप्त थे उनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश का जो फैब्रिक है हमारा उसको तोड़ने वाला है। भाई क्रिश्चियन आस्थाएं हैं, आप करें, आप गिरजाघरों में, चर्च में आप मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती का इतिहास ये है कि मोमबत्ती पहले चर्बी से ही बनती थी, ये पेट्रोल प्रोडक्ट तो बाद में आए। ये तो अभी हाल की बात है, जब पेट्रोकेमिकल से ये जो जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, इससे पहले चर्बी से ही, पशुओं की चर्बी से ही ये बनते थे और पूरे यूरोप में यही चलता था। उनके घरों में भी चर्बी से ही रोशनी होती थी। तो वो यदि अपनी परंपराएं यहाँ ला रहे हैं, भाई ठीक है, यूरोप में पशुओं को काट काट कर खूब खा गए लोग, क्योंकि वातावरण उस तरह का खेती जैसा है नहीं। तो अब उसमें आप उस परंपरा को यहाँ भी लागू करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत समस्या की बात है। तो तिरुमाला मंदिर का ये जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो उसको काम को संभालते हैं, इसको भी बहुत ही जिसको कहते हैं बारीकी से जांच करनी चाहिए। ये मामला बेहद गंभीर है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नाम से जो TTD बोलते हैं जिसको, जो कि वहाँ का सारा मैनेजमेंट देखता है बोर्ड, ये बोर्ड में कौन कौन लोग हैं और इस तरह की हरकतें करने में किन किन का हाथ है, सरकारी लोग बाग कौन कौन है, ये भी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर बात है। एक बहुसंख्यक समाज के न केवल धार्मिक अधिकारों के ऊपर बल्कि उनके जीवन के एक अहम अंग के ऊपर भी चोट है। यदि आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्या बहुसंख्यक सनातनी हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या बहुसंख्यक होना देश में अभिशाप हो गया है? क्या बहुसंख्यकों की रिलीजियस जो गारंटीज हैं वो नहीं होंगी? भाई आपने उनको तो आर्टिकल 25 से 30 में कर दिया है, उनकी जरा सी बात उठती है आप चिल्ला उठते हैं। लेकिन बाकी जो हम सनातनी संप्रदाय है उनका क्या है? अब संविधान के निर्माताओं ने कहा कि उनको ये ऐसा अनुमान नहीं था कि उनके लिए भी अधिकार होते, तो मेंशन ही नहीं है। मेंशन नहीं है तो कोर्ट में सुनवाई नहीं, उनके लिए कोर्ट में सुनवाई है तुरंत। आप किसी गिरजाघर में यदि कोई हिंदू रीति रिवाज से कर दे और कोई शिकायत कर दे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। किसी मस्जिद के सामने आप मान लें मस्जिद में कुछ कर दें, कोई मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं, लेकिन आप मंदिरों में आजकल देख रहे होंगे, आप मंदिरों में कुरान खानी हो रही है, मंदिरों में कव्वालियां हो रही हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। मंदिरों में कई तरह की हरकतें की जा रही हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। तो ये तो एक
ऐसी स्थिति है कि यहाँ जो रहने वाला बहुसंख्यक है वो पिस रहा है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसमें केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, हो सकता है कि इस पर कोई जांच कमेटी बैठाई हो, कोई बात की हो, क्योंकि इतना गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के स्तर पर नामुमकिन लगता है या संभव है, क्योंकि सरकार जब नहीं होती है तब अपोजिशन में रहते हुए आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाते हैं, ये परंपरा है। लेकिन जब सरकार में आप आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप बोलते नहीं हैं, कार्रवाई कर लेते हैं और वो मामला शांत हो जाता है। और कोई शिकायत भी करता है तो उसको देखा जाता है कि नहीं सरकार का मामला है। सरकार तो सरकार है, अब बदली हुई सरकार है, आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेट्स वो ही रहते हैं। तो लेकिन जो भी कुछ हुआ है, यदि ऐसा है तो ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी एक खबर है, और ये खबर उस तरह की है जिसमें इजराइल ने अपनी आस्थाओं का, अपनी धार्मिकता का जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, संकल्प दिखाए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी बात है। क्योंकि कोई भी कल्चर, अब आप इजरायलियों की यदि बात करें, बनी इजराइल जिसको कुरान में कहा गया है, यदि इजराइल कौम की बात करें, क्योंकि प्रोफेट इजराइल से इजराइल कौम को माना जाता है, और इजराइल देश में जो ये यहूदी हैं, जूस जो लोग हैं, ये वहीं से आते हैं, प्रोफेट इजराइल की औलाद है। इन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया में, ये 1 करोड़ से भी कम की इनकी जनसंख्या है, और दुनिया भर में ये फैले हुए हैं, अमेरिका से लगाकर यूरोप के छोटे छोटे जो देश हैं उनमें भी इनका चाहे 50 ही लोग रहते हैं, लेकिन रहते हैं, क्योंकि पहले तो ये इलाका सारा इजराइल का ही था और इजरायली लोग रहते थे। बाद में जब रोमन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, तो रोमन साम्राज्य के अंडर में जितने भी यूरोपीय देश थे उसमें फिर जूस लोगों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए। तो ये तो एक हिस्ट्री की बात है, लेकिन बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह और हमास अब इजराइल का नाम सुनते ही पसीने छूट रहे होते हैं, पेशाब बंद हो रहा है। ये जो स्थिति है, ये एक जिंदा कौम की बात है। आपके यहाँ मंदिरों में पशु चर्बी चढ़ाई जा रही है और कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। अब मुख्यमंत्री भी यदि आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर ये तो किस तरह की बात हुई? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जेल में ठूंसो उनको जिन्होंने ऐसा किया है लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे। जांच कर दी, खानापूर्ति हो गई, हो गया। यदि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सबूत के साथ में मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई करनी चाहिए और जगनमोहन रेड्डी एंड कंपनी को अंदर करने थे कि ये तुमने किया है। चर्बी आई भी होगी, चर्बी खरीदी भी गई होगी। तो ये हमारे यहाँ कमी है, और खासतौर पर हिंदू सनातनियों में बहुत ज़्यादा कमी है। अब इजराइल को देखिए आप, हिजबुल्लाह ने और हमास ने नाक में दम कर रखा है, ये आप हम सब जानते हैं। इजराइल की स्थिति क्या है? इजराइल मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, 50 से ज़्यादा देश खिलाफ हैं। ईरान जैसे देश जो कट्टरपंथी देश हैं वो और भी ज़्यादा खिलाफ हैं। टर्की की जो खिलाफत है वो भी खिलाफ है। सऊदी अरब और यूएई जो अब थोड़े सा मॉडरेशन में जा रहे हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं। हालांकि शुरुआत जो है वो सऊदी अरब वाले जो ये कट्टरपंथी हैं इन्होंने की थी और यहीं से फतवे जारी हुए थे। तो अब 50 देशों से घिरा हुआ, 50 से ज़्यादा देशों से घिरा हुआ एक मुल्क है, और मुल्क भी क्या है, एक पट्टी है, और पट्टी भी अब 1948 में बसाई गई। वहाँ के लोगों ने इन मुस्लिम से और क्रिप्टो सीरियन क्रिश्चियंस से इनसे ज़मीन ली, खरीदी और अपना देश बनाया। इसके बाद नई नई खोजों में लगे, इस डेजर्ट को चमन बना दिया, आबाद कर दिया, और आबाद इस कदर कर दिया कि वहाँ से पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी लेती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्रूट की, चाहे बोनसाई की, आप बात करें जिसकी वहाँ से टेक्नोलॉजी आती है। सर्वाधिक नोबेल प्राइज इस पट्टी ने कमाए हैं पूरी दुनिया में, और इस छोटी सी पट्टी ने, इस 75 लाख की आबादी में से 50 लाख जूज हैं, 25 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। 50 लाख जूज ने इन पूरे आतताइयों की नाक में दम कर रखा है। ये इनको नहीं जीत सकते। गोल्डन डोम जैसी उनके पास सिक्योरिटी है। हमास ने अभी अक्टूबर में जो हमला किया इसका बदला लेते जा रहा है इजराइल।
इजराइल ने भी 2 दिन से वहाँ के लोगों की नाक में दम कर रखा है। पहले पेजर में बम विस्फोट हुए, फिर वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए, और बाद में सोलर सिस्टम में विस्फोट हुए। अब जैसा कि इजरायली सेना के जो सेनापति हैं, उनका ये कहना है कि हम ऐसी स्थिति कर देंगे इन आतंकियों की कि ये खाने से डरेंगे, किसी चीज़ को छूने से डरेंगे, कपड़े पहनने से डरेंगे, कहीं आने जाने से डरेंगे, मोबाइल पर फ़ोन पर बात करने से डरेंगे, टॉयलेट में जाने से डरेंगे कि कहीं टॉयलेट में भी कुछ छुपा हुआ ना हो। ये स्थिति कर दी है इजराइल ने, और दावा ठोक कर कह रहे हैं कि ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा करेंगे, और जहां पर भी आतंकी मिलेगा हमको पूरे विश्व के किसी भी कोने में हम उसको भून कर रख देंगे, खत्म कर देंगे। ये है कमिटमेंट। बहरहाल जिस तरह के हमले हुए हैं लेबनान में, पेजर वॉकी टॉकी के बाद अब जैसा हमने बताया सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए हैं, और खबर के अनुसार पिछले 2 दिन में 3 अलग अलग पैटर्न में करीब 40 लोगों की उन्होंने बलि ले ली है इजरायलियों ने, जबकि 2500 के आसपास घायल हैं। यह है जज्बा। एक हमला किया, हमले के बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। पूरा विश्व समुदाय एक तरफ है और इजराइल एक तरफ है। कुछ ही देशों ने उस हमले को आतंकी कहा, जिसमें भारत भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, लेकिन उसके बाद अमेरिका भी इजराइल पर दबाव में आ गया है कि भाई गाजा में ये कार्रवाई मत करो, वो मत करो। लेकिन इजराइल परवाह नहीं कर रहा। इजराइल कह रहा है कि हम पूरा बदला लेंगे, हमारे स्त्रियों बच्चों के साथ, हमारे आदमियों के साथ में जो कुछ हुआ है, जिस बेशर्मी से और जिस दरिंदगी से इन्होंने हमले किए हैं, हमारी महिलाओं की, हमारी युवतियों की जो अस्मत लूटी है, इज्जत लूटी है, उसका हम पूरा बदला लेंगे। और वो जो इज्जत लूटने का मसला है, उसमें उन्होंने जो पेजर बम थे उसमें अस्मत लूटने का अब कोई काम बाकी नहीं छोड़ा है। आतंकियों के पास जो पेजर थे, वहाँ के आतंकी दहशतगर्द पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे जीपीएस और फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए, तो उनकी जेबों में पेजर्स थे। पेजर्स फटे तो अब रैप करने लायक वो बचे नहीं, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हुरों के पास जाएंगे तो करेंगे क्या। तो ये स्थिति वहाँ कर दी है इजराइल ने। ये इजराइल का जज्बा है। और अब जिस तरह से घबराया है हिजबुल्लाह और हमास, और जो बाकी के जो देश हैं, उन्होंने यूएन में फरियाद की है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई आज। लेकिन आप देखिए जरा, यूएन में 50 से ज़्यादा देश इनके हैं एंटी इजराइल के, और इजराइल अकेला है, लेकिन आज तक ये कुछ नहीं कर पाए। अब बात कर लेते हैं जरा भारत की। अमेरिका ही भारत के ऊपर चौधराहट कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिका की एक अदना सी कोर्ट ने भारत सरकार को समन भेजा है। आप जरा देखिए, उधर यूएन चौधरी बना हुआ है पूरी दुनिया का, वो इजराइल का कुछ नहीं कर पा रहा। इधर अमेरिका चौधरी बनने की फिराक में भारत सरकार को समन भेज रहा है। आप जरा देखिए, हास्यास्पद स्थिति देखिए, मजाक देखिए आप। कोई देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को किस तरह से समन कर सकती है? अव्वल तो किसी नागरिक को भी नहीं कर सकती है। आप और हम अमेरिका में जाएं तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, और वैसे भी विदेशी धरती पर मुकदमा दर्ज करने की कौन सी परंपरा आप डाल रहे हैं? ये अमेरिकी बंधुओं से को पूछिए, ये कौन सी परंपरा है? फिर हम आपके अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लेकिन चौधरी बनने की आदत है, ताकत है, मसल पावर दिखाने की एक पुरानी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में चौधराहट करते घूम रहे हैं। भारत सरकार को समन। निखिल गुप्ता को आपने चेक गणराज्य से पकड़ लिया, लेकिन निखिल गुप्ता से जो भी आपने कहलवाया किया, उसमें क्या निकला? आपने प्लांट की चीजें, उसको डराया धमकाया, आतंकित किया, उसे कहलवा लिया कुछ। तो ये जो नया फिनोमिना अमेरिका दिखाना चाहता है, ये क्या है कहानी? ये कहानी यही है कि भारत को किसी भी तरह से नीचा किए रहो। भारत को नीचा किए क्यों रहो? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पीछे संभावनाएं छुपी हुई हैं। भारत की राजनीति खराब है, भारत का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने खराब किया,
ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन आज भी जो ब्रेन है वो भारत का जा रहा है पूरी दुनिया में। भारत की स्थिति है कि भारत के पास खुद क्या इतना रुपया है नहीं लगाने के लिए कि वो कुछ नए इन्वेंशंस कर सके, इसलिए वो तो बेचारे जाते हैं, काम करते हैं उनके यहाँ। लेकिन हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवाओं की बड़ी फौज है, भारत पुरानी संस्कृति सभ्यता है, और कोई ज़माने में भारत पूरी दुनिया में आर्थिक जगत का एक सर्वे सर्वा हुआ करता था चाइना को पछाड़ कर। तो पूरे विश्व की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त था। अब अमेरिका को ये लगता है कि भारत को किसी तरह से, क्योंकि भारत की प्रॉब्लम भी रही है, भारत शुरुआत में सोशलिस्ट ढांचे के ऊपर चला गया था, थोड़ा कम्युनिज्म का असर नेहरू जी के ऊपर था तो अमेरिका चूंकि पूंजीवाद पर है, तो अभी भी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि भारत इंपोर्ट के ऊपर बहुत टैक्स लगाता है, जो कि गलत है। भारत अमेरिकी संबंधों का गलत फायदा उठाता है। अब ये बात इसलिए है कि वो सोशलिस्ट ढांचा है हमारा, हम बाहर से आने वाले उत्पादों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि भारत में उस गुणवत्ता के प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए भारतीयों के साथ में भी अजीब प्रॉब्लम है। भारतीय जो हम भी पिसते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि देशी खाओ देशी। अब ठीक है, पूरी दुनिया जब ग्लोबल विलेज बन रही है तो आप इतना टैक्स लगा देते हैं कि भारत के लोगों के ऊपर वो टैक्स का बर्डन आता है। अब इंपोर्ट मान लीजिए कोई गाड़ी करता है, अब ये बात ठीक है कि आपके यहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, सस्ती गाड़ियाँ हैं, तो सस्ती देशी आदमी खरीदे, देशी प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन ये जो टैक्सेशन है ये बहुत बड़ा ज़्यादा है। तो ये भी एक सोशलिस्ट फार्मूला भी है कि कैपिटलिज्म में जाना चाहते हैं आप या सोशलिस्ट उसमें सिस्टम में जाना चाहते हैं, हमें ये भी तय करना पड़ेगा। हम बीच का रास्ता भी लेते हैं तो बीच के रास्ते में हम पिस जाते हैं, ना हम चाइना बन पाते हैं ना हम अमेरिका बन पाते हैं। तो हमारी भी एक अजीब सी बात है, हम कभी इधर करवट ले लेते हैं, कभी उधर करवट ले लेते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये थोड़ा प्रो कैपिटलिज्म है। जैसे ही कांग्रेस आएगी कुछ फैसले होंगे जो बदल दी, तो फिर वो दिक्कत आती है। कुछ विदेश नीति के जो पॉइंट्स हैं, कुछ व्यापार नीति के जो पॉइंट्स हैं, उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि हम फिक्स उस पर नहीं हैं, इसलिए भी अमेरिका दांत दिखाना चाहता है, आंख दिखाना चाहता है कि भाई सुधर जाओ। तो ये जो हमारे खिलाफ वहाँ माहौल है वो यही है कि भारत चलने नहीं देता है। अभी ऑकस की बात हो, चाइना के खिलाफ जो प्लानिंग चल रही है, उसमें भी भारत ने फिर गुटनिरपेक्ष वाला थोड़ा सा स्टांस ले लिया है। तो ये एक थोड़ा सा जो मामला है ये भी हमें कई दफ़ा परेशान करता है। हमारी विदेश नीति भी थोड़ी सी उस तरह की है जो मध्यम मार्गी टाइप की है, जिसमें हम कभी इधर कभी उधर, और कांग्रेस करा जाता है तो वो प्रो चाइना हो जाता है, एंटी अमेरिका है। तो ये भी एक बड़ा मामला है जिसमें मनमोहन सिंह जी जाते हैं, सोनिया गांधी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता होता है, मतलब इस तरह की भी बातें हैं चल रही हैं। तो वो भी एक वजह है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डिस्पेंसेशन की सरकार है, तो ये अमेरिका इसलिए आंख और दांत दिखाना चाहता है कि आप हमारे ग्रुप में आओ तो फिर पूरी तरह से आओ। आप हम सब जानते हैं कि जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने भारत सरकार से ये कहा था कि हमारे विमानों को फ्यूलिंग के लिए आप जगह दे दो, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार को अभी भी लगता है, हम भारतीयों को अभी भी लगता है पता नहीं आएंगे गुलाम बना लेंगे हमको। भाई नेशन स्टेट की थ्योरी है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जमाने थे लड़ाकों के युद्ध हो रहे थे, ये हो रहा था, अब दूसरी बात है। लेकिन बहरहाल स्थितियां तो ऐसी हैं कि हम ना तो कोऑपरेट करते हैं। अब वो फिर अमेरिका चला गया पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान ने फिर आपको धमकाया। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति हुई वो आपको पता है, और जो भी ISI के थ्रू जो काम होता है उसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसियों का काम नहीं हो, ये असंभव है, क्योंकि असली दादा तो वही हैं, इनको सिखाते तो वही हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि थोड़ा सा अमेरिका विश्व चौधरी, जो जगत का चौधरी बनना चाहता है, उसमें भारत को अपना भी एक स्टांस देखना चाहिए कि ये किस तरह की बात है। और अभी इजराइल ने ये सब कुछ किया है, तो क्या इनके 50 कंट्री वालों के वहाँ मौजूद नहीं है लोग अमेरिका में? क्या वो मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते? जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तानी आतंकी, जो घोषित आतंकी है भारत का, उसको तो तुरंत अमेरिका को प्रत्यर्पित करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। अब यही गुरपतवंत सिंह पन्नू
इजराइल के हिटलिस्ट में होता तो मुकदमा दर्ज करना तो भूल जाता है, इसका हश्र कुछ और होता। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है, हम सेक्युलर हैं, हम नॉन अलाइंड हैं, हम धार्मिक हैं, हम अहिंसक हैं, तो हमारे साथ ये भी तो स्टिग्मा है। तो इसी तरह फिर अमेरिका की कोर्ट समन भेज देती है, हमारे रो तक को इन्वॉल्व कर लिया है। आप देखिए जरा, जबकि रो का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं होता भारत में, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। पाकिस्तान में तो ISI जो उनकी इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी है, उसका हर टाइम नाम आता है, सारा काम ही ISI करती हो। हमारी जो रो है वो साइलेंट एक है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती रहती है, अपना इंटेलिजेंस का इनपुट जुटाती है। ये काम नहीं उसका अध्ययन करना, आज तक का इतिहास ही नहीं है। लेकिन रोहतक के अधिकारी को समन भेजा गया है, हमारे NSA अजीत डोवल को समन भेजा गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने आज जो वीकली ब्रीफिंग है उसमें इस बात को लेकर कहा है कि ये हास्यास्पद बात है, अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये भी हास्यास्पद बात है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, जिसको आपने आतंकी घोषित कर रखा है, उसको अमेरिका से अब तक लाया क्यों नहीं जा सका। ये भी बात हास्यास्पद है, क्योंकि यदि हमारे पैरों में दम होता तो फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू वहां थोड़ी मुकदमा दर्ज करा रहा होता। उसने मुकदमा दर्ज कराया है और हमारे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हम रो के अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, रो के एक अफसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया अमेरिका की एक कोर्ट में। तो ये आतंकियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि ये डोजियर अमेरिकी सरकार को तुरंत देकर कि भाई ये तो हमारा घोषित आतंकी है, आप इसको कैसे पनाह दे सकते हैं, ये कोई राजनीतिक शरणार्थी नहीं है, आतंकी है। अहिंसक आंदोलन करता और फिर वहां जाता और वहां अपने लिए काम करता तो बात समझ में आती है। जो टेररिस्ट है उसको आप कैसे पॉलिटिकल असाइलम दे सकते हैं, लेकिन ये मजाक है। तो इसके ऊपर भी हमें काफी एक सोच विचार करना चाहिए कि हम किस तरह का देश हैं। हमें चाहे जब कोई आंख दिखा देता है, कतर जैसा देश, कतरा भी नहीं है वो नक्शे पर, वो ही आंख दिखा देता है। ईरान का लीडर भारत के बारे में कमेंट्री कर देता है, हमने तो नहीं किया, चूंकि हम नहीं करते इसलिए ऐसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर लोग आपके लिए करते हैं। यासर अराफात, यही जो संघर्ष चल रहा है, यासर अराफात के पास कौन सा देश था? पैलेस्टाइन नाम का एक काल्पनिक देश है। उस यासर अराफात ने पूरी दुनिया में अपनी जो डिप्लोमेटिक विजडम थी और अपने बयान देने की जो स्टाइल थी, अपना जो एक खास अंदाज था और बोलने का जो स्टाइल था, वो आप हम सब ने देखा है। एक अकेले नेता ने पूरे विश्व मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रखा था। भारत तो बहुत बड़ा देश है, भारत के पीछे तो एक बहुत बड़ी थाती है। तो हमें इस तरफ निहायत ही गौर करके देखना चाहिए। ये अमेरिका की एक छोटी सी कोर्ट ने किस तरह से समन दिया है, यह आश्चर्यजनक है, हास्यास्पद है। तो यह था आज का प्रोग्राम, आपने ज्वाइन किया इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।